हेलो स्टूडेंट्स। सो काइनेमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? काइनेमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन का काम क्या है, एक्सेलरेशन क्या करता है, एक्सेलरेशन क्या काम करता है, इट चेंजेस द वेलोसिटी, कैसे चेंज करता है वो सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। और एक कंक्लूजन हमने निकाला था कि सारा खेल है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। सारा खेल है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर का। उसी एंगल की वजह से आइदर स्पीड चेंज और डायरेक्शन चेंज और इट चेंजेस बोथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही? और भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हमने देखे थे, लाइक डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। अगर इस तरीके की सिचुएशन आपको गिवन हो तो कैसे हम डील करते हैं, लाइक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, लाइक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। आज हम एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है when acceleration is constant acceleration, that means dv by dt is constant, that means the change in the velocity is constant, velocity is changing at a constant rate। जो भी चेंज हो रहा है आइदर इट इज इंक्रीमेंटल और इट इज डिक्रीमेंटल, जो भी हो रहा है वो एक कांस्टेंट रेट से हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तीन इक्वेशन आपने पढ़ी होंगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, s इज द डिस्प्लेसमेंट, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। वही रिलेशन, वही तीन इक्वेशन आज हम यहाँ अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं और उनसे रिलेटेड बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए डीलिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डीलिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पहले हम उन इक्वेशंस को ड्राइव कर लेते हैं, उन इक्वेशंस को देख लेते हैं। लाइक आपने ये रिलेशन देखा होगा कि भैया लेट्स से ए वेक्टर बराबर dv बाय dt, ए वेक्टर बराबर dv बाय dt, ये सभी जानते हैं। सो dv वेक्टर विल बी इक्वल्स टू a वेक्टर इंटू dt, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, कुछ सिचुएशन डाल लेते हैं। लेट्स से पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, लेट्स से दिस इज x इज इक्वल्स टू 0, लेट्स से दिस इज अपना इनिशियल पॉइंट t इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज फाइनल पॉइंट, लेट्स से t इज इक्वल्स टू t। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? And particle is accelerating at a constant rate in this direction. Particle is accelerating at a constant rate in this direction. Initially particle start with the velocity u. So u is what? Initial velocity. u क्या हो गया? Initial velocity. और at the end of the observation its velocity is v. तो v क्या हो गया भाई? Final velocity. तो मुझे रिलेशन निकालना है v, u, a और t में, where t is what? t is what? delta t, change in the time. t is what? delta t, change in the time. क्या मेरी बात समझ में आ रही? मतलब टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन, टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन। कोई एक पार्टिकल रहा होगा, उसको मैंने यहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू किया, इनिशियली उसकी रफ्तार कितनी थी u, वो कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट कर रहा था और कुछ टाइम बाद, t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई। इन तीनों में रिलेशन मुझे निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, ये पार्टिकल u लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड से शुरू हुआ और इसका एक्सेलरेशन लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड विच इज कांस्टेंट। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब समझिए पहले। हर सेकेंड इट इज एक्सेलरेटिंग विद द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स हर सेकेंड उसकी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है? 2। हर सेकेंड उसकी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है? 2। वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एकदम क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको पढ़ो जरा, इसको रीड करो। dv is what? very very small change in the velocity। अब क्वेश्चन आया when the velocity will change? When particle is accelerating, yes, particle is acceleration,
एक्सेलरेटिंग, dv इज व्हाट, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा जरा, dv इज व्हाट, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन द वेलोसिटी। अब क्वेश्चन आएगा, वेलोसिटी इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन मस्ट बी देयर, यस दिस इज द एक्सेलरेशन। dt इज व्हाट, very small time interval dt. dv is what, dv is what, very small change in the velocity because of acceleration a in this time interval dt. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मान लो मुझे फाइनाइट चेंज निकालना हो, अब मुझे मान लो फाइनाइट चेंज निकालना हो तो क्या करूंगा? मान लो मुझे एक फाइनाइट चेंज निकालना हो, और तो सिंपल है यार, इसको इंटीग्रेट कर दो उठा करके, इसको क्या कर देंगे हम? इंटीग्रेट। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर कौन सी लिमिट आएगी? इनिशियल। यहाँ पर कौन सी लिमिट आएगी? फाइनल। यहाँ पर कौन सी लिमिट आएगी? इनिशियल। यहाँ पे कौन सी लिमिट आएगी? यहाँ पे कौन सी लिमिट आएगी? इनिशियल। यहाँ पर कौन सी लिमिट आएगी? फाइनल। यहाँ कौन सी लिमिट आएगी? इनिशियल। यहाँ कौन सी लिमिट आएगी? फाइनल। अब क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनो, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ a इंटू डी टी। माइंड इट, मैंने इस एक्सेलरेशन को बाहर निकाला इंटीग्रेशन से ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इफ इट इज नॉट कांस्टेंट, डू प्रॉपर इंटीग्रेशन, डू प्रॉपर इंटीग्रेशन। तो सिचुएशन क्या बन गई मेरे भाई? सिचुएशन क्या बन गई? dv बराबर a इंटू डी टी। अब लिमिट्स पुट कर दो। इनिशियल लिमिट क्या है टाइम की? 0। फाइनल लिमिट क्या है? t। इनिशियली व्हाट इज द वेलोसिटी? u एंड व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? v। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? v माइनस u बराबर a t माइनस 0। दैट मीन्स क्या आ गया? v माइनस u बराबर at, या फिर v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। This is the first equation of motion. This is the relation between v, u and a and t. क्या मेरी बात समझ में आ रही? This is the vector equation used with proper sign. This is the vector equation. v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and t is the time. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? अब v is equals to u plus at. अब महत्वपूर्ण बात क्या है? This relation is only and only used when acceleration is constant. If acceleration is not constant, you cannot take out this acceleration from the integration. आप इस acceleration को integration से बाहर नहीं कर सकते। Let's say a बराबर t स्क्वायर है, उस केस में आप a को बाहर थोड़ी ना निकालोगे, उस केस में आप proper integration करोगे। That means the first equation of motion v is equals to u plus at is only and only used when acceleration is constant. If it is not constant, do proper integration. इस तरीके की प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर में ही करा चुका हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। इस कंसेप्ट को आप नोट करिए, मैं रब करूंगा, इस कंसेप्ट को आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा भाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देख ली, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आई? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ गई मेरे भाई? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब जरा हम चलेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से इसको समझना। अच्छा एक बात बताइए, मान लो मेरे पास जो है ये है xi क्या हो गया? इनिशियल कोऑर्डिनेट। ये क्या है मेरे पास? xf क्या हो गया? फाइनल कोऑर्डिनेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? अच्छा मेरे भाई, क्या मैं v वेक्टर को लिख सकता हूँ dx बाई डी टी? बिल्कुल लिख सकते हो। क्या मैं लिख सकता हूँ dx बराबर v डी टी? बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? dx इज व्हाट? very very small change in displacement in time interval dt, in time interval dt. Just not because of this velocity, it is also because of this acceleration. That means this velocity is not constant, it is changing with time. Now how it is changing with time? I calculated. That means मैं v को क्या लिख सकता हूँ? u plus at
u प्लस ए टी इंटू डी टी, इसको लिख सकता हूं u डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। क्या मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकता हूं? यस यू कैन। अब यहां पर लिमिट लगेगी इनिशियल, यहां लिमिट लगेगी फाइनल। अब देखिए अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। अरे t इक्वल टू 0 पर u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही होगी ना, लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट ही होगी। a क्या है? एक्सेलरेशन विच इज कांस्टेंट। ए भी क्या है? कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स आप u और a को इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हो। दैट मीन्स सिचुएशन बन गया u डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लिमिट क्या लगेगी? 0 से t, लिमिट क्या लगेगी? 0 से t dx। यहाँ पर लिमिट क्या लगेगी? xi से xf। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो रिलेशन बन जाएगा xf माइनस xi बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे xf माइनस xi क्या है? xf क्या है? फाइनल कोऑर्डिनेट अलोंग एक्स एक्सिस। xi क्या है? फाइनल कोऑर्डिनेट अलोंग xi क्या है? इनिशियल कोऑर्डिनेट, इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट अलोंग एक्स एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? xf is the final coordinate along x axis, xi is the initial coordinate along x axis। अब पॉइंट ये है, आपने तो पढ़ा था s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे बिल्कुल ठीक है यार, ऐसे डिस्प्लेसमेंट ही तो था, तो xf माइनस xi ये डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ। तो इसको मैं क्या भी ले सकता हूं? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन वेक्टर रिलेशन, again vector relation, again this relation, although relation is this s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मतलब ही ये है कि आपने इनिशियल कोऑर्डिनेट 0 ले लिया, ऑरिजिन ले लिया। जरूरी थोड़ी है, आपको ये जनरल चीज पता होनी चाहिए, आपको ये जनरल चीज पता होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही? कभी कभार वो आपसे फाइनल कोऑर्डिनेट भी पूछ सकता है, दैट मीन्स xf पूछ सकता है और xi आपको गिवन होगा। सो यूज दिस। और अगर मैं इसको और जनरलाइज कर लूँ, x ना लेने की बजाय सिंपल r वेक्टर ले लूँ, तो क्या बन जाएगा रिलेशन? r फाइनल माइनस r इनिशियल विल बी इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही? RF is the final coordinate, RI is the initial coordinate, U is the initial velocity, A is the acceleration. And this is the second equation of motion. Again this relation is used only and only when acceleration is constant. If it is not constant, use proper integration and differentiation, use proper calculus। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। इसको आप नोट करिए, हम थर्ड इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। स्क्रीन पॉज करिए, इसको आप नोट करिए। चलिए थर्ड इक्वेशन हम प्रूव करते हैं। अगेन थर्ड इक्वेशन। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकता हूँ? ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्या मैं एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकता हूँ? v dv बाई dx, लेट्स से इफ इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके क्या मैं इसको लिख सकता हूँ v dv बराबर a इंटू डी एक्स। क्या दोनों साइड इंटीग्रेशन हो जाएगा? मैंने ऑलरेडी एक्सेलरेशन को बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि बार बार बोलूँगा वही चीज़ बोलूँगा, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, टेक इट आउट। अब यहाँ पर लिमिट लगेगी इनिशियल, यहाँ पर लिमिट लगेगी फाइनल। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? x के रेस्पेक्ट में। x का इनिशियल लिमिट क्या है? लेट्स से xi, फाइनल लिमिट क्या है? xf। यहाँ पर लिमिट किसकी है? चेंज इन वेलोसिटी की। सो इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? v स्क्वायर बाय 2, v स्क्वायर बाय 2 u v बराबर a। इसको सॉल्व करोगे तो xf माइनस xi, इसको सॉल्व करोगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2a xf माइनस xi। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे xf माइनस xi अगेन क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट x, क्या डिस्प्लेसमेंट s। तो इसको मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे दिस इज द स्केलर इक्वेशन, दिस इज द स्केलर वन। v स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं? v डॉट v,
दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर, दैट मीन इसको क्या लिख सकता हूँ v डॉट v, इसको क्या लिख सकता हूँ u डॉट u, इसको क्या लिख सकता हूँ a डॉट s। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, ये जो थर्ड रिलेशन है ये कैसा है, स्केलर। थर्ड रिलेशन कैसा रिलेशन है, स्केलर रिलेशन। v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू u प्लस हाफ d स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। फर्स्ट टू आर वेक्टर रिलेशन, दैट मीन्स यूज प्रॉपर साइन। Third one is scalar one. All three equations used only and only when acceleration is constant. If acceleration is not constant, use proper calculus, use proper integration and differentiation. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? ये तीनों पॉइंट्स, ये तीनों इक्वेशन आप अच्छे से उतारिए, हम आगे बढ़ेंगे। तीनों रिलेशन आप स्क्रीन पॉज करके इसको उतारिए, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तीनों रिलेशन हमने ड्राइव कर ली, एक बार मैं लिख देता हूँ। v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू, या फिर जनरल बात पढ़ेंगे, rf माइनस ri विल बी इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2a rf माइनस r। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, फर्स्ट टू रिलेशन आर वेक्टर, थर्ड वन इज स्केलर, दिस रिलेशन ओनली एंड ओनली यूज व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, यहाँ पर टोटल 5 वेरिएबल्स हैं, लिख लेता हूँ मैं वो 5 वेरिएबल। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट एंड t टाइम। अब यहाँ पर 5 वेरिएबल हैं, ध्यान रखना इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स है इसमें, इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम मैं डिस्कस भी करूंगा यहाँ, इनफाइनाइट प्रॉब्लम है। अब सभी में क्या होगा, कुछ 4 वेरिएबल गिवन होंगे, 5वां वो आपसे पूछ रहा होगा। अब ये प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कब कौन सी रिलेशन, कब कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, वो हम देखेंगे। दूसरी बात है यहाँ समझने की साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को लेकर के बहुत प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा फ्री फॉल के, जब मैं क्वेश्चन किसके कराऊंगा, फ्री फॉल के, वहाँ पर भी साइन कन्वेंशन हम देखेंगे। तो साइन कन्वेंशन में घबराने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन क्या है कि जहाँ से आप अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उसको ओरिजिन मान लो, और ये वाली साइड है पॉजिटिव तो ये वाली साइड है नेगेटिव, अपवर्ड साइड पॉजिटिव तो डाउनवर्ड साइड नेगेटिव। अब लेकिन ये कोई रूल नहीं है, पहली बात, ये हमने अपनी कन्वेंशंस बनाई है। आप इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले सकते हो, सो इस डायरेक्शन को क्या मान लेना, पॉजिटिव। अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले हो तो ये डायरेक्शन क्या मान लेना, नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही? साइन कन्वेंशन में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही प्रॉब्लम अलग अलग साइन कन्वेंशन से कराऊंगा और आप देखोगे फिजिक्स, साइंस इज नॉट गोइंग टू चेंज। साइन कन्वेंशन इज ओनली टेलिंग अबाउट द डायरेक्शन। साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन ही तो बता रहा है यार, फिजिक्स थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। अगर मैं कह रहा हूं कि किसी की वेलोसिटी है, क्योंकि मैंने बता दिया था when we are dealing with 1D we will not use I cap, J cap, K cap, we will simply use plus and minus. Let's say कहीं लिखा है velocity is 2 meter per second और कहीं लिखा है velocity of A, let's say velocity of B, कहीं लिखा है -3 meter per second। दोनों का मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब है the particle A is moving with speed 2 meter per second in positive direction। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है, द पार्टिकल बी इज मूविंग विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? तो साइन कन्वेंशन में घबराने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो स्टैंडर्ड वन इज दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड वन, यू नो वेरी वेल, यू ऑल नो वेरी वेल। क्या मेरी बात समझ में आ रही? बट यू कैन चेंज इट एनी टाइम। आप किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लीजिए, उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव लीजिए एंड स्टिक थ्रू आउट द प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रॉब्लम में आपने साइन कन्वेंशन चेंज कर लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही? बहुत सारी प्रॉब्लम करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसमें और डिस्कशन हम करते हैं। साइन कन्वेंशन हमने थोड़े से डिस्कस किए।
दो वर्ड इसमें जरूर यूज होंगे, एक्सेलरेटिंग एंड डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन सभी के मोस्टली 99% टाइम लोगों के दिमाग में बैठा है, बच्चों के दिमाग में बैठा है, सर एक्सेलरेशन दैट मीन्स ए वेक्टर बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी एक्सेलरेशन दैट मीन्स सर ए वेक्टर बराबर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेटिंग, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब डी एक्सेलरेशन। दिस इज रॉन्ग, सेंसलेस, दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंपली मीन्स डायरेक्शन। इसका मतलब है अगर मैं स्टैंडर्ड ले लूं, इसका मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इन दिस डायरेक्शन, पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लेट्स से इसको मैं एक्स एक्सिस ले लूं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट मीन्स force is acting along positive x axis in this case, force is acting along negative x axis in this case. Positive negative doesn't mean accelerating or deaccelerating. Acceleration simply means the speed will increase, the magnitude of velocity will increase. Deceleration simply means the magnitude of velocity, which is speed, decreases. And you know very well speed का घटना बढ़ना सिर्फ और सिर्फ एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट को समझिए। प्लस माइनस डजंट सिग्निफाइज एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही? दैट मीन्स कहने का मतलब लेट्स से इफ आई एम सेइंग velocity is -2 meter per second, acceleration is -4 meter per second square, it doesn't mean negative sign ये नहीं बता रहा कि particle is accelerating. Wrong. In this case particle is accelerating. क्यों? क्योंकि velocity vector की डायरेक्शन क्या है? velocity vector की डायरेक्शन क्या है? towards negative x axis. लेट्स से 1D की बात करूं तो x axis. acceleration vector की डायरेक्शन क्या है? towards negative acceleration. Negative x axis. This is v vector, this is a vector. Now what is the angle between v and a? What is the angle between v and a? 0 degree. That means its speed will increase. That means in this case this is what acceleration, particle is accelerating. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से v is equals to -2 मीटर पर सेकेंड या फिर माइनस कुछ भी ले लो, -4 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका ये मतलब नहीं है पॉजिटिव एक्सेलरेशन दैट मींस इट इज एक्सेलरेटिंग, इट इज डीएक्सेलरेटिंग। देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है और मैं कह रहा हूँ यहाँ ये एक्सेलरेटिंग है, और यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे डीएक्सेलरेशन है। कैसे मुझे पता चला? देखते हैं अभी। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, वेलोसिटी इज -4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज -4 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। Acceleration is 2 meter per second square, that means particle is accelerated in this direction, that means force is acting in this direction opposite to the velocity. If normal सी बात है, force is acting opposing to the velocity, the magnitude of velocity will decrease, that means speed will decrease, that means particle is deaccelerating. In this case particle is deacceleration, in this case speed will decrease. कैसे पता चला? Because the angle between velocity vector and acceleration vector is 180 degree. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट को आप समझिएगा, बहुत अच्छे से इस पॉइंट को समझिएगा कि एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन आप साइन से नहीं बताते, डायरेक्शन, एंगल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डजंट मीन कि पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग। अरे पहले देखो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। सबसे पहले देखिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब इस पर बहुत सारे सिंपल से क्वेश्चन होंगे, पता नहीं, देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ मैं 1-2 और आपको लग जाएगा कि सर इतनी इजी प्रॉब्लम आप मत कराइए। लेट्स से मैं कहूँ आपसे इनिशियली पार्टिकल स्टार्ट विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन and the acceleration is 4 meter per second square in this direction.
Question is find the velocity at t is equals to 3 second. Also calculate the displacement covered in 3 second. बहुत easy. देखिए सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आ जाए आप गिवन पैरामीटर लिख लो. देखो u क्या है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो. u क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, a क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t क्या है 3 सेकेंड. आपसे वो v और s पूछ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है. v निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन लगा दूंगा मेरे भाई? फर्स्ट v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? v आपको निकालना है, u कितना है 2 प्लस a कितना है 4, t कितना है 3. तो क्या आ गया ये 14 मीटर पर सेकेंड. That means at the end of 3 seconds its velocity is 14 मीटर पर सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, अरे चाहे थर्ड लगा दो या सेकेंड लगा दो, आंसर वही आएगा. लेट्स से सेकेंड लगाऊंगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा ये u कितना है 2, t कितना है 3 प्लस हाफ, a कितना है 4 और t कितना है 3 इंटू 3. तो कितना आ जाएगा ये 6 प्लस कितना आ जाएगा ये 18. तो कितना आ गया ये 24 मीटर. इसका मतलब समझिए यहां से जहां, क्योंकि ओरिजिन तो मानना है ना, मैंने यही ओरिजिन मान लिया. 24 मीटर का मतलब समझो, 24 मीटर का मतलब समझो कि जहां से आपने ऑब्जर्वेशन शुरू करी वहां से 24 मीटर वो आगे बढ़ गया. और इन दिस केस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम. क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर एकदम. इस प्रॉब्लम को आप नोट कीजिए, इस प्रॉब्लम को आप अच्छे से नोट कीजिए. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और हम सिचुएशन देखेंगे और हम प्रॉब्लम करते हैं. लेट्स से सेम टाइप की प्रॉब्लम मैं करता हूं. लेट अस सपोज क्वेश्चन इज कि भैया पार्टिकल जो है इनिशियली एट t इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से मैंने इसको देखना शुरू किया. पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था. लेट्स से विद वेलोसिटी लेट्स से क्या ले लूँ, वेलोसिटी ले लेते हैं लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड. और उस पर जो फोर्स लग रही थी वो अपोजिट डायरेक्शन में थी और उसकी वजह से, फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन था वो था लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ आफ्टर व्हाट टाइम द ऑब्जेक्ट विल स्टॉप. बिल्कुल ठीक बात है यार, क्योंकि वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, स्पीड विल डिक्रीज. दैट मींस बाय द टाइम इट्स स्पीड विल डिक्रीज. इफ इट्स स्पीड विल डिक्रीज द फाइनल वेलोसिटी समवेयर विल बिकम 0. और कितने टाइम में ये 0 हो जाएगी? लेट्स से t टाइम में. वही आपको निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं. फर्स्ट इक्वेशन लगा दो. दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव. सो u क्या हो गया प्लस 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन क्या हो गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस साइन का मतलब समझिए, सारा खेल प्लस माइनस का होता है. यहाँ सारा खेल प्लस माइनस का होता है. क्या मेरी बात समझ में आए? क्लियर एकदम. सो फर्स्ट इक्वेशन लगा दिया, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. v कितना हो गया 0, u कितना हो गया 10 प्लस a कितना हो गया -2 इंटू टी. तो t कितना आ गया मेरे भाई 5 सेकेंड. अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें मैं यहाँ पे करूँगा. 5 सेकेंड बाद, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से 5 सेकेंड बाद आफ्टर 5 सेकेंड इट विल स्टॉप. ओके फाइन. कोई पूछेगा बताओ कितनी दूरी तय की, ये भी निकल जाएगा. कैसे निकलेगा मेरे भाई? सेकंड या थर्ड कोई भी लगा दो. थर्ड लगाता हूँ इस बार. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as. वी स्क्वायर कितना है 0 माइनस u कितना है 10 का स्क्वायर बराबर 2. a कितना है माइनस a कितना है -2 इंटू s. तो s कितना आ गया मेरे भाई? s कितना आ गया ये 100 अपॉन में 4. तो कितना आ गया ये 25 मीटर. इसका मतलब समझो कि स्टार्टिंग पॉइंट से 25 मीटर की दूरी पर वो रुक जाएगा. स्टार्टिंग पॉइंट से, कोऑर्डिनेट नहीं निकाला मैंने यहाँ, स्टार्टिंग पॉइंट से 25 मीटर की दूरी तय करके वो रुक जाएगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और 5 सेकंड बाद वो रुक जाएगा. अब ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे आके खाली रुक गया. बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन
क्योंकि एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में कंटिन्यूसली लगी रहा है, दैट मीन्स फोर्स तो इस डायरेक्शन में कंटिन्यूसली लगी रही है, वो वापस आएगा, वो वापस जरूर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम क्लियर। तो उस तरीके की प्रॉब्लम भी मैं आपको कराऊंगा, आप इस प्रॉब्लम को नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे, इस प्रॉब्लम को आप नोट करिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सेम टाइप की प्रॉब्लम है, अगेन एक पार्टिकल ले लिया मैंने और ये अपना ओरिजिन हो गया, लेट्स से t इक्वल्स टू 0 इनिशियल सिचुएशन। इनिशियली पार्टिकल की इनिशियल रफ्तार कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव डायरेक्शन में, और वो नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा था, दैट मीन्स इट्स स्पीड विल डिक्रीज। अब देखिए वो आपसे क्या पूछ रहा है, एट द एंड ऑफ 6 सेकेंड्स, स्टार्टिंग पॉइंट से 6 सेकेंड बाद फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जब वो डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस होता है टोटल पाथ, और क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल है 180 डिग्री, वो रुकेगा। और ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएगा, मान लो वो यहाँ पे आकर के रुक गया, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन में भी मूव करने लग जाएगा। तो वो सारी कैलकुलेशन, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, 2-3 तरीके से हम इसको देखेंगे। सुनिए जरा, सबसे पहले तो मैं गिवन पैरामीटर लिख लेता हूँ, u इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड a इज इक्वल्स टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड t इज इक्वल्स टू लेट्स से 6 सेकेंड्स। पहले मैं निकालता हूँ कि वो कहाँ पे जाकर कितनी देर बाद वो रुक जाएगा। v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, 0 इज इक्वल्स टू 10 इंटू -5 इंटू t, दैट मीन्स t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट से 2 सेकेंड बाद, स्टार्टिंग पॉइंट से 2 सेकेंड बाद वो रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि परमानेंटली यहां रुक गया, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन वो अगेन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मैं ये भी निकाल लेता हूं कि ये दूरी उसने कितनी तय करी होगी, वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड इक्वेशन लगाओ या थर्ड इक्वेशन लगाओ, थर्ड लगाते हैं इस बार, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, 0 माइनस 10 स्क्वायर बराबर 2 इंटू -5 इंटू s, तो s कितना आ जाएगा यहाँ से, s कितना आ जाएगा यहाँ से 100 अपॉन में, s कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज 5, तो 100 अपॉन में 10, सो इट इज 10 मीटर। दैट मीन्स यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर पार्टिकल रुक जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट से 10 मीटर की दूरी पर पार्टिकल रुक जाएगा, लेकिन परमानेंटली रेस्ट में नहीं आएगा, बिकॉज ये एक्सेलरेशन तो कंटिन्यूसली लग रहा है, वो दोबारा इस डायरेक्शन में जाएगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ना बहुत सिंपल, डिस्प्लेसमेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं डायरेक्ट ये रिलेशन यूज कर सकता हूँ, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैं डायरेक्ट भी यूज करूंगा और मैं इसका डिटेल एनालिसिस भी आपको दूंगा। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u कितना है मेरे भाई, u कितना है 10 इंटू 6 माइनस हाफ इंटू 5 इंटू t कितना है 6, तो कितना आ जाएगा ये, कैलकुलेशन के बाद 60 माइनस कितना आ जाएगा ये, 60 माइनस 90 विच इज -30 मीटर। -30 का मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट से यहां पर, क्या मेरी बात समझ में आई? लेकिन देखिए सिचुएशन ऐसे नहीं है कि वो डायरेक्ट ऐसे आ गया, नहीं, सिचुएशन देखिए ऐसे थी, वो पहले यहाँ पे ऐसे गया, फिर यहाँ रुका, फिर उसने पलटी मारी, वो वापस ऐसे आया और ऐसे गया। दिस इज द करंट सिचुएशन, दिस इज द करंट सिचुएशन। मतलब इस तरीके की सिनेरियो बनी है, मान लो यहाँ से वो चलना शुरू हुआ, इस तरीके की सिनेरियो बनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या था, x इक्वल्स टू 0, ये क्या था, x इक्वल्स टू 10, और ये क्या था, x इक्वल्स टू -30। देखिए डिस्प्लेसमेंट मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, लेकिन डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं निकलेगा। डिस्टेंस के लिए प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ वो रुकेगा, कहाँ वो पलटी मारेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? सो डिस्टेंस क्या होगा मेरे भाई, ये 30, ये 10, ये 10, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया टोटल, 10 प्लस 10 प्लस 30, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरे भाई 50 मीटर। टोटल दूरी उसने कितनी तय करी है 50 मीटर। टोटल पाथ कितना कवर हुआ है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है 50 मीटर।
अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इस प्रॉब्लम में, देखिए और इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताता हूँ। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक उसको टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। कितनी दूरी तय करी इसने, 10 मीटर। यहाँ से मैंने ये सब कैलकुलेशन कर ली थी, ये जो मैंने डार्क कर दिया है। अब मैं आपसे कहूँ कि ये जो उसने रिटर्न जर्नी करी है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। यहाँ से लेके यहाँ तक की कैलकुलेशन मैंने कर दी, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम लगा उसको 2 सेकेंड। उसने दूरी तय करी यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर। यहाँ पर उसकी रफ्तार थी 10 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं कह रहा हूँ ये जो रिटर्न जर्नी है, रिटर्न जर्नी, यहाँ पर इनिशियल रफ्तार कितनी है इसकी, देखो 0। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं कह रहा हूं कि बताओ जब वो वापस लौट करके आ रहा है तो एग्जैक्टली यहाँ पर जहाँ से वो शुरू हुआ था उसकी रफ्तार कितनी होगी। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकलेंगे। तो कैसे लगाओगे आप, क्या करोगे, सर v = u + at लगा दो। u कितना है सर, 0। a कितना है सर, a कितना है सर, -5। t कितना है सर, 2। क्यों 2 क्यों लिया? क्योंकि जितना टाइम उसको यहां से यहां तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको यहां से यहां तक लाने में लगेगा। आप कहेगा सर ये कैसे, तो पहले इसी को प्रूफ कर लेते हैं यार। चल, अगर इसने यहां से लेके यहां तक 10 मीटर की दूरी तय करी है तो वापस जर्नी में भी तो 10 मीटर की दूरी तय करेगा। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया उसने, 10। डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया उसने, 10। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर है एकदम। नेगेटिव डायरेक्शन में एस नेगेटिव ले लिया। u कितना है उसका, 0। a कितना है उसका, -5। t निकालना है ना, एग्जैक्टली 2 ही आएगा। देख लेते हैं। दैट मीन्स कौन सी इक्वेशन लगा दूंगा मैं, कौन सी इक्वेशन लगा दूंगा मैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। कौन सी इक्वेशन लगा दूंगा, s = ut + ½ at² -10 = 0 + ½ -5 × t²। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, t कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें चल रही हैं। जितना टाइम उसको यहां से यहां तक जाने में लगा उतना ही टाइम उसको यहां तक आने में लगा। और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, यहां पर जो रफ्तार होगी ना उसकी, वो एग्जैक्टली उतनी आएगी जितनी रफ्तार से वो चला था। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, v = u + at। u कितना है, 0। a कितना है, -5। t कितना है, 2। तो कितना आ गया, -10 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि लौटते टाइम यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये है, और बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। बहुत सारे कंसेप्ट इसने क्लियर कर दिए। मतलब जितना टाइम पार्टिकल को स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक जाने में लगा उतना ही टाइम पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में लगा। जिस रफ्तार से ये इधर मूव कर रहा था उसी रफ्तार से, रफ्तार बोल रहा हूं मैं, स्पीड, उसी रफ्तार से ये इधर मूव करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट मीन्स, और ये सब कब हो रहा है, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। दैट मीन्स इस जर्नी में कोई भी, अगर मैं एक सेम पॉइंट ले लूं, मान लो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, यहां पर और यहां पर पार्टिकल की रफ्तार सेम होगी। लेट्स से अगर यहाँ पर रफ्तार है 3 मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पर भी रफ्तार 3 मीटर पर सेकेंड ही होगी। बहुत ज़बरदस्त रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, और बहुत अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं फ्री फॉल आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। इन कंसेप्ट को आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। कंसेप्ट को आप नोट करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स से देयर आर 2 पॉइंट्स A एंड B। उन 2 पॉइंट के बीच में कुछ सेपरेशन रहा होगा, और सिचुएशन क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक पार्टिकल जो है वो A पॉइंट को V1 रफ्तार से क्रॉस करता है और B पॉइंट को V2 रफ्तार से क्रॉस करता है, एंड इट इज एक्सेलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट, लेट्स से A।
वो पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द मिड पॉइंट। बहुत ईजी है, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द मिड पॉइंट। लेट से मैं कहता हूं इन दोनों के बीच में सेपरेशन है लेट से 2d, ये सब कट कैंसिल आउट हो जाए, घबराने की जरूरत नहीं। तो ये सेपरेशन कितना हो गया मेरे भाई, d, ये सेपरेशन कितना हो गया, d। ऐसा नहीं कि मैंने 2d लिया तो 2d लेना है, आप इसको d ले लो और इसको d/2 ले लो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मैंने इस पूरी जर्नी को 2 सेगमेंट में तोड़ दिया। ये तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जर्नी में तोड़ता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस पूरी जर्नी को 2 सेगमेंट में तोड़ दिया। लेट्स से दिस पॉइंट इज C, और मैंने सेगमेंट करे A से C और C से B, एंड एक्सेलरेशन मान लो लेट्स से A। अब जब मैं A से C में जा रहा हूं तो देखिए इनिशियल रफ्तार कितनी है v1, फाइनल रफ्तार कितनी है लेट्स से v, वो मुझे निकालनी है, या v डैश ले लो। तो फाइनल रफ्तार कितनी है v डैश, वो मुझे निकालनी है। एक्सेलरेशन कितना है लेट्स से a, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है लेट्स से d। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कौन सी इक्वेशन लगा दूंगा मेरे भाई, थर्ड इक्वेशन, v² माइनस u² बराबर 2as, रख दो वैल्यू पुट कर दो। सो v डैश स्क्वायर माइनस v1² बराबर 2a इंटू d। क्लियर है एकदम? अच्छा भाई, जब मैं C से B की बात कर रहा हूं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, C से B में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v डैश, जो हमें निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v2। एक्सेलरेशन कितना है a, डिस्प्लेसमेंट कितना है d, अगेन लगा दो v² माइनस u² बराबर 2as, दैट मीन्स v2² माइनस v डैश स्क्वायर बराबर 2a इंटू d। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे दोनों इक्वेशन की RHS सेम है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ v डैश स्क्वायर माइनस v1² विल बी इक्वल्स टू व्हाट, v2² माइनस v डैश स्क्वायर, v2² माइनस v डैश स्क्वायर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये इधर चला जाएगा। सो ये बन गया 2v डैश स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा v1² प्लस v2², और ये आ जाएगा v डैश स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू v1² प्लस v2²। सो v डैश विल बी इक्वल्स टू v1² प्लस v2² बाय 2 अंडर रूट। सो दिस इज द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट मिड पॉइंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर है एकदम? सिंपल, मैंने कुछ नहीं करा, इसको 2 सेगमेंट में तोड़ लिया, इसको मैंने 2 सेगमेंट में तोड़ लिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर है एकदम? यहाँ पर एक स्लाइट मिस्टेक आई थिंक, यहाँ पर स्लाइट मिस्टेक आई थिंक। दिस इज फाइनल वेलोसिटी इज v2 एंड इनिशियल इज v डैश, दैट्स फाइन। ओके, चलिए हम और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, और अच्छी प्रॉब्लम देखते हैं। लेट्स से क्वेश्चन है कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सुनिए जरा, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट इज एक्सेलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ अल्फा, इट इज एक्सेलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ अल्फा। इसका मतलब क्या है, इट्स स्पीड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। After some time it starts deaccelerating and then finally comes to rest, and the whole time during this journey the time elapsed is t, find the maximum velocity। अब देखिए बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है और बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम भी है, ऐसा नहीं। सिचुएशन इज दिस, क्वेश्चन ये है कि भैया वो जो कार है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स सिचुएशन कुछ इस तरीके से। देखिए मैं सबसे अच्छी चीज़ आप ड्रॉ करिए, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? देन इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ अल्फा, और वो आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। देन
it starts decelerating at a constant rate of beta, that means its speed is decreasing, and then finally comes to rest, and the total time is t. Now question is find the maximum velocity. अब देखिए maximum velocity I कब होगी, जीरो से शुरू हुई और एक्सेलरेट करने लगी, दैट मीन्स उसकी स्पीड बढ़ रही है और एक टाइम बाद उसने डीएक्सेलरेट करना शुरू किया, मतलब ब्रेक लगाए होंगे, दैट मीन्स यहीं से ही उसकी स्पीड घटनी शुरू हुई और वो जीरो पे आ गई। लेट्स से उसने ब्रेक यहाँ लगाए होंगे, मतलब रिटार्डेशन यहाँ से शुरू हुआ है, लेट्स से उसको यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम लग गया t1, मतलब t1 इज द टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम लग गया t2, दैट मीन्स t2 इज द टाइम ऑफ डीएक्सेलरेशन, और ये बात तय है कि t1 प्लस t2 मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट t। अब देखिए अगेन मैंने इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, लेट्स से a b और c, मैंने जर्नी ले ली a से b और b से c। a से b के लिए u कितना है 0, u कितना है 0, v कितना है लेट से v, और वही क्या होगा v मैक्सिमम, यहीं पर वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम, बिल्कुल ठीक बात है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। टाइम कितना लगा, t1, लगा दो इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, दैट मीन्स v मैक्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट 0 प्लस अल्फा t1, दैट मीन्स v मैक्स कितना आ गया अल्फा इंटू t1। अब b से c की बात करते हैं, तो b से c में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यही है इनिशियल वेलोसिटी v मैक्स, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सेलरेशन कितना है माइनस बीटा, माइनस क्यों लगाया, अरे उसने बोल दिया डी एक्सेलरेशन, मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलूंगा और इस डायरेक्शन को नेगेटिव। अल्फा की डायरेक्शन 100% इधर होगी, बीटा की डायरेक्शन 100% इधर होगी, और टाइम कितना लग गया लेट्स से t2, तो रिलेशन क्या बन गया v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो क्या बन गया 0 बराबर v मैक्स माइनस बीटा t1, तो v मैक्स कितना आ गया बीटा इंटू t2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे कि दोनों ही v मैक्स के बराबर हैं, दैट मीन्स अल्फा t1 विल बी इक्वल्स टू बीटा t2, दैट मीन्स अल्फा बाय बीटा विल बी इक्वल्स टू t2 बाय t1, दोनों साइड +1 कर दो, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा विल बी इक्वल्स टू t2 प्लस t1 अपॉन t1, एंड t2 प्लस t1 कितना हो जाएगा t, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन में बीटा विल बी इक्वल्स टू t अपॉन में t1, सो t1 कितना आ गया है यहाँ से, t1 कितना आ गया बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा, t1 आपने निकाल लिया। सेम केस अगर कोई आपसे कहे t2 निकालो तो t2 भी निकल जाएगा, लेकिन वो आपसे v मैक्स पूछ रहा है, तो कुछ मत करो, t1 की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, तो v मैक्स कितना आ जाएगा मेरे भाई, v मैक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, v मैक्स कितना आ जाएगा अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छी प्रॉब्लम है, इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या कह रहा है कि सिचुएशन देखिए, मान लो एक कार है, वो u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रही है। लेट्स से ड्राइवर जो है वो किसी काम में फ़ोन में अपना बिजी है, और जैसे उसका फ़ोन से ध्यान हटता है वो देखता है सामने एक पर्सन खड़ा है और कोइंसिडेंटली हॉर्न खराब हो गया, और जो पर्सन है वो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है। अब क्या करेगा भाई ड्राइवर, नॉर्मल सी बात है, ब्रेक लगाएगा तो वो डीएक्सेलरेट होगा, और जैसे उसने यहाँ से अचानक उसने जैसे ही ब्रेक लगाए तो उसका जो मैक्सिमम डीएक्सेलरेशन मिला, मतलब इस डायरेक्शन में, वो था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन ये है कि जब उसने ब्रेक लगाने शुरू किए, जैसे उसने देखा तो पर्सन गाड़ी से 100 मीटर की दूरी पे था। अब ये बताओ कि इतने डीएक्सेलरेशन से, इतनी फोर्स से जब उसने ब्रेक लगाया तो क्या आदमी बच जाएगा या गया काम से। और एक अलग सी चीज़ दी हुई है रिएक्शन टाइम, इट इज़ 0.1 सेकेंड, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ये क्यों दिया हुआ। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक है यार, ब्रेक लगाया तो रुकेगी तो सही ना, फाइनल रफ्तार 0 तो हुई ना।
और जहां वो ब्रेक लगा रहा है ऐसा नहीं है कि वहीं रुक जाएगी, थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब वो डिस्टेंस ट्रेवल गाड़ी के द्वारा जो किया जा रहा है वो 100 मीटर से ज़्यादा हुआ तो बंदा गया, अगर 100 मीटर से कम हुआ तो बच जाएगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं मेरे भाई। थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, तो सिचुएशन बन गई 0 स्क्वायर माइनस u कितना है मेरे भाई 10 का स्क्वायर बराबर 2, a कितना गिवन है, a कितना गिवन है -5 इंटू एस, तो s कितना आ जाएगा 100 अपॉन में 2 इंटू 5 विच इज 10 मीटर। अरे बच गया, 10 मीटर बाद वो रुक जाएगी और वो पर्सन बच जाएगा। आप जरा रिएक्शन टाइम को समझो, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था। मान लो डाटा कुछ इस तरीके से गिवन होता और s आपका आ जाता लेट से 96 या 95 मीटर, तो भी आप क्या बोलते हैं, सर बच गया। लेकिन वो बचता नहीं, क्यों? देखिए रिएक्शन टाइम क्या होता है, ये बायोलॉजिकल टर्म है एक तरह से कि आपने किसी चीज़ को देखा और उस चीज़ को देखते ही, ऑब्जर्व करते ही आपने उस पर एक्शन किया, तो इस दौरान ये जो टाइम लैग है, इस दौरान जितना टाइम लगा आपको उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम, कि रिएक्ट करने में कितना टाइम लगा। अब जैसे उसने पर्सन को देखा, उसने ब्रेक लगाने की सोची, इस दौरान उसको कितना समय लग गया 0.1 सेकेंड। तो ऐसा थोड़ी है 0.1 सेकंड में गाड़ी यहीं रहेगी, अरे गाड़ी थोड़ी आगे मूव कर गई होगी। कितना आगे मूव कर गई हो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है उस टाइम पर। सो कितना मूव कर गई वो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी 100 इंटू 0.1 दैट मीन्स 10 मीटर। एक्चुअल में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो गाड़ी जो है अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट से खाली 10 मीटर आगे नहीं बढ़ी, वो 20 मीटर आगे बढ़ी है। 10 मीटर तो वो आगे बढ़ी है जब वो जहाँ से उसने एक्सेलरेशन जहाँ से उसने ब्रेक लगाने शुरू करे। ब्रेक यहीं से नहीं लगाया उसने, ब्रेक कहीं आगे से उसने लगाए, और इस दौरान वो कितना चल गई 10 मीटर। ये ही है रिएक्शन टाइम। अगर आप मान लो ये कैलकुलेशन आती 96 मीटर, तो अपने ऑब्जर्विंग पॉइंट से वो कितना आगे बढ़ता, 96 प्लस 10 तो कितना हो जाता है ये 106 मीटर, और आत्मा जो है परमात्मा से मिल गई होती आदमी की। क्या मेरी बात समझ में? सो दिस इज व्हाट द रिएक्शन टाइम इज। क्लियर है एकदम? रिएक्शन टाइम क्लियर है? आप इस कंसेप्ट को नोट करिए, हम आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। Okay, so now we will continue with one more important topic, and which is free fall. Free fall is also lie in this category of constant acceleration. Now पहले हम समझेंगे what do you mean by free fall. Free fall का मतलब क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है, ये सब आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। ध्यान से सुनिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। लाइक मैं इस पेन को यहाँ से ड्रॉप करूँ तो ये नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है और नीचे की तरफ ये मूव कर रहा है। इस पर सिर्फ मात्र एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, वो है ग्रेविटेशनल पुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसकी वजह से ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, और उस दौरान जो एक्सेलरेशन होता है पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट फॉर फाइन कैलकुलेशन वी कैन टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इट्स एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स मान लो मैं दो डिफरेंट मासेस ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से रिलीज करूं तो वो ग्राउंड को सेम टाइम पर हिट करेंगे। कंडीशन अप्लाई, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। जितने भी हम प्रॉब्लम्स करेंगे हम उसमें क्या मान के चलेंगे कि एयर रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल। एयर रेजिस्टेंस को हम क्या लेके चलेंगे, 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फ्री फॉल क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। मान लो मैं कुछ इस तरीके से करूँ, इस तरीके से ऑब्जेक्ट को नीचे लाऊं, तो क्या ये फ्री फॉल है? नहीं, ये फ्री फॉल नहीं है। अरे फ्री फॉल थोड़ी ना। फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल की कंडीशन क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, कीपिंग एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल,
is known as free fall and the acceleration of the object at that time is known as acceleration due to gravity, जिसको हम g से डिनोट करते हैं, and its value is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and it's independent on the mass of the object। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम करेंगे, वही कांस्टेंट रिलेशन वाली प्रॉब्लम है। जस्ट लाइक v इक्वल्स टू u प्लस एटी, यहाँ पर a को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? g से। अब यहाँ पर बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है साइन कन्वेंशन में। मैंने पहले ही बोल दिया था, साइन कन्वेंशन से घबराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो मैं साइन कन्वेंशन सिखा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस बार जो मूवमेंट होगी वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, तो दैट मीन्स जहाँ से आप, मैं कह रहा हूँ, मैं एक फिक्स चीज़ बता रहा हूँ, आप जहाँ से आप कैलकुलेशन कर रहे हो, जहाँ से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, उसको ओरिजिन मान लो। और अपवर्ड डायरेक्शन स्टैंडर्ड क्या होती है? पॉजिटिव। डाउनवर्ड क्या होती है? नेगेटिव। लेकिन ये कोई रूल नहीं है, आप डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले सकते हो तो अपवर्ड क्या ले लेना? नेगेटिव। मैं एक ही क्वेश्चन को दोनों तरीके से करके बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स चेंज नहीं होती। क्या मेरी बात समझ में आ रही? कई बुकों में इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो करते हैं कि टेक जी ऑलवेज एज नेगेटिव। बच्चा कंफ्यूज? टेक जी ऑलवेज एज नेगेटिव। पहली बात तो, चाहे मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप करा दूं या मैं इसको ऐसे उछाल दूं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे उछाल रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि जी ऊपर लग गया। अरे जी तो हमेशा नीचे लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज अपवर्ड, लेकिन इस पर फोर्स तो डाउनवर्ड ही लग रही है, ग्रेविटेशनल पुल। उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो तो डाउनवर्ड ही लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? तो आप ये भी फॉलो कर सकते हो। मैं कई क्वेश्चंस में ये साइन कन्वेंशन भी लूंगा जिसमें मुझे लगेगा कि सारी की सारी चीज़ें डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो व्हाई आई शुड टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन एज नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर है? नेगेटिव पॉजिटिव में कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी है आपको। ये बात सत्य है कि जी की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड होती है। इसलिए कई बुकों में लिख देते हैं टेक जी एज ऑलवेज नेगेटिव, लेकिन इसको रटो मत, इसको समझो। वो स्टैंडर्ड रूल फॉलो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूँगा तो ठीक है, जी को आप पॉजिटिव ले लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही? बाकी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे आपको समझ में आएगा। चलिए प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। लेट्स से बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम कि भाई लेट्स से मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैं 60 मीटर की हाइट से, मान लीजिए एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है? 60 मीटर। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है? 60 मीटर। और मैं कह रहा हूँ कि उस बिल्डिंग के टॉप से मैंने बॉल को ड्रॉप किया। देखिए दो चीज़ें हैं, ड्रॉप और थ्रो। ड्रॉप का मतलब क्या है? जस्ट रिलीज किया इस तरीके से। तो ड्रॉप करने का क्या मतलब है? ड्रॉप करने का क्या मतलब है? हर एक चीज़ का मीनिंग निकालिए। ड्रॉप करने का क्या मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी? 0। समझिएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब मान लो क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ आफ्टर द ड्रॉप 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? कई चीज़ें निकाल लेंगे हम यहाँ पे। 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, या 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो निकाल लेंगे हम। भाई एक बात बताओ, जैसे ही मैंने इसको ड्रॉप किया ये नीचे की तरफ मूव करेगा। पहले आप सोचो क्यों नीचे की तरफ मूव करेगा? क्योंकि नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है, एंड दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट फोर्स इज व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वही क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इट्स डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। अब मान लो मैं स्टैंडर्ड रूल फॉलो करूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले लूं और अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लूं, तो देखिए u तो आपका 0 हो गया, v मुझे निकालना है, a कितना हो जाएगा? -g, और t कितना है? 2 सेकेंड। टाइम के साथ प्लस माइनस थोड़ा लगाएंगे।
v मुझे निकालना है, लगा दो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। समझना जरा, u कितना है 0, a कितना है -10, t कितना है 2, तो कितना हो गया -20 मीटर पर सेकेंड। देखिए सब कुछ आपको पता चलेगा। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा है, एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड आफ्टर द ड्रॉप द वेलोसिटी वेक्टर इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और वो है भी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? आपको एक कहेगा सर आपने कहा था कि साइन कन्वेंशन जरूरी नहीं है स्टैंडर्ड फॉलो करना है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। दूसरे में ही मान लो मैं ये कह दूं कि भैया डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूं, अपवर्ड डायरेक्शन आप नेगेटिव ले लो, तो ठीक है भाई, u तो 0 का 0 ही है, a कितना हो जाएगा पॉजिटिव g, t कितना है 2 सेकेंड, लगाओ फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये 0 प्लस 10 इंटू 2, तो कितना हो गया ये 20 मीटर पर सेकेंड। प्लस साइन क्या बता रहा है इस बार, प्लस साइन क्या बता रहा है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड, पहले भी डाउनवर्ड थी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम? दैट मीन्स आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आपको प्लस माइनस में उलझना नहीं है। आप स्टैंडर्ड भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है, वो रेक्टिफिकेशन नहीं है। आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ले लेना, बट फिक्स कर दो उस प्रॉब्लम के लिए। ऐसा नहीं है कि मान लो प्रॉब्लम थोड़ी लंबी हुई, एक बार अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया और सेम प्रॉब्लम में अपर डायरेक्शन नेगेटिव ले लो, गलत हो जाएगा वो। क्या मेरी बात समझ में आ रही, क्लियर है एकदम? और भी बहुत सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लो वो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि बताओ व्हेन दिस बॉल हिट द ग्राउंड व्हाट इज द इट्स वेलोसिटी। जब वो इसको ग्राउंड को हिट करेगी तब उसकी रफ्तार कितनी होगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। h क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रूल फॉलो कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड रूल फॉलो कर रहा हूँ, h क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रूल फॉलो कर रहा हूँ, तो ये अपना क्या हो गया ओरिजिन। यहाँ से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो ये अपना क्या हो गया ओरिजिन। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा -60, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा -60। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम? तो अब मुझे v निकालना है, अब मुझे v निकालना है, तो कौन सी लगाऊंगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, दैट मीन्स v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बराबर 2। a कितना है -10, s कितना है -60, तो v कितना आ गया अंडर रूट, v कितना आ गया अंडर रूट 1200 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही, क्लियर एकदम? इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 20√3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है एकदम, एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, अब मान लो वो आपसे पूछ ले मान लो इसमें कि बताओ व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितनी देर लगेगी इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, टॉप से ग्राउंड तक। तो कोई दिक्कत नहीं है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना है -60, ut कितना है 0 प्लस हाफ, a कितना है -10 इंटू टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो टी स्क्वायर कितना आ गया 12, तो t कितना आ गया अंडर रूट 12 सेकेंड्स। तो इस तरीके से बहुत सारी कैलकुलेशन की जा सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम कराइए, अभी और अच्छी प्रॉब्लम करेंगे, आप इसको नोट करिए। अभी फिलहाल यहाँ पर हमने सीखा था साइन कन्वेंशन। चलिए हम और प्रॉब्लम्स के साथ आगे बढ़ेंगे। अब देखिए फ्री फॉल में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट आपको मिलेंगे, बट वो सारे के सारे कंसेप्ट मैं कैसे सिखाऊंगा, थ्रू न्यूमेरिकल्स। उससे क्या होगा, दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, आपके कंसेप्ट भी बिल्ड हो जाएंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। न्यूमेरिकल के साथ साथ उन कंसेप्ट्स को आप अपने आप लिखते जाइए, जो कंसेप्ट हमें यहाँ से सीखने को मिलेंगे। लेट्स से मान लो बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड से मैं एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करता हूँ। अब देखिए इससे बहुत कॉन्सेप्ट मैं निकालूंगा और बहुत ही अच्छी बातें मैं यहाँ पे करूँगा। ग्राउंड से एक बॉल को मैं ऊपर की तरफ थ्रो करता हूँ, लेट्स से विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। तो यही अपना क्या हो जाएगा मेरे भाई ओरिजिन। क्या मेरी बात समझ में आ रही, क्लियर है? ग्राउंड से
ऊपर की तरफ 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मैं इसको थ्रो करता हूं। अब देखिए कितनी सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। देखिए मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया, एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा और फिर नीचे आया। ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया, एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, फिर नीचे आया। अब देखिए बहुत डिटेल में मैं बात करने जा रहा हूँ। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको इनिशियली, बहुत ध्यान से सुनना, ये दिखने में सिंपल सी प्रॉब्लम है लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देगी। ये ऑब्जेक्ट ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि इनिशियली मैंने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में एक जर्क दिया, ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी दी, तो ये ऊपर गया। लेकिन वेलोसिटी वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, acceleration vector g is in downward direction. So because of this acceleration, because of this force, its speed is keep on decreasing without changing its direction. That's why ये एक maximum height तक गया, मोमेंटरी वो रेस्ट में आया, फिर सेम डायरेक्शन में उसने पलटी मारी। बेसिकली पलटी वाले क्वेश्चन आ गए, पलटी वाले क्वेश्चन आ गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम हाइट तक वो गया, रुका मोमेंटरी, और फिर वापस नीचे की तरफ मूव करा। क्यों नीचे की तरफ मूव करा? अरे बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, बिकॉज ऑफ फोर्स। फोर्स तो कंटिन्यूसली लगी रही है ना। जब ये टॉप पे पहुंच गया, ऐसा थोड़ी धरती माता ने फोर्स लगानी बंद कर दी, ऐसा थोड़ी है। धरती माता तो फोर्स लगा ही रही है। बिकॉज ऑफ दैट फोर्स वे फिर वापस नीचे की तरफ खिंचा चला आया। अब इसी जर्नी की हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। देखिए कितने क्वेश्चन वो पूछ सकता है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, या फिर बताओ मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा, जब वो वापस आ रहा है तो जब वो ग्राउंड से टकरा रहा है तब उसकी रफ्तार कितनी होगी, किसी भी पॉइंट में उसकी रफ्तार कितनी होगी, किसी भी टाइम पर उसकी रफ्तार कितनी होगी, सारी डिटेल में हम कैलकुलेशन करेंगे। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, समझिएगा। कुछ बेसिक चीज़ों का ज्ञान मैंने आपको दे दिया कि क्यों ये ऊपर गया इनिशियली, क्यों ये रुका, क्यों फिर ये वापस नीचे आया। देखिए यहाँ से एक और चीज़ हमें क्लियर हो गई है कि हमें पता है A बराबर dv/dt, वी नो दिस वेरी वेल, बट इफ v0 दैट डजंट मीन कि a0। पता चल गया? क्यों? जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका तो मैक्सिमम हाइट पर मोमेंटरी रेस्ट में आया, मतलब वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन तो लग ही रहा है ना मेरे भाई। और बिल्कुल ठीक बात है, v0 दैट डजंट मीन a0। क्यों? क्योंकि a इज नॉट इक्वल्स टू v/t, a इज इक्वल्स टू dv/dt। हमें सारा खेल है यहाँ पर, सारा खेल है चेंज इन द वेलोसिटी का। सारा खेल किसका है? चेंज इन द वेलोसिटी का, विच इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर है एकदम? अब हम जरा इस पर चर्चा करते हैं थोड़ी। भाई पहले तो मैं इसका पाथ देख लेता हूँ। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इस बॉल का पाथ कुछ इस तरीके से होगा। ये ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाकर मोमेंटरी रेस्ट में आएगा। ऑल्दो ये सेम पाथ फॉलो करेगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी लाइन को डाइवर्ट कर देता हूँ ताकि एनालाइज करने में मदद मिले। इस तरीके का इसका पाथ होगा। और ये अपना क्या हो जाएगा? ये अपना क्या हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स। मैक्सिमम हाइट पहले तो हम यही निकाल लेते हैं, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल, कि कितनी ऊंची बॉल जाएगी, वो कैसे निकालेंगे? अच्छा एक बात बताओ, स्टैंडर्ड कैलकुलेशन कर लेता हूँ, टेकिंग अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। क्लियर है? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन यूज़ करता हूँ, तो देखिए u कितना हो गया मेरे पास भाई? u कितना हो गया? प्लस में 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, a कितना हो जाएगा भाई मेरे पास? a कितना हो जाएगा? -g विच इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो मैक्सिमम हाइट हमें एच मैक्स निकालनी है, तो मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। एट एच मैक्स फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो लगा दो थर्ड इक्वेशन, क्या होगी वो? v² - u² बराबर 2as। v² कितना हो जाएगा? 0² माइनस 40 का स्क्वायर बराबर 2 - 10 इंटू s विच इज एच मैक्स। तो यहाँ से एच मैक्स कितना आ जाएगा मेरे भाई? एच मैक्स कितना आ जाएगा? 40 × 40 अपॉन में 2 × 10, तो कितना आ गया? ये कितना आ गया मेरे भाई? 80 मीटर। तो ये जो बॉल है जिसको मैंने 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंका, तो ये कितनी ऊंची जाएगी बॉल? 80 मीटर। ये कितना ऊपर जाएगी बॉल? 80 मीटर। मैं टाइम भी निकाल लेता हूँ।
कि भाई ऊपर जाने का टाइम वो कैसे निकालेंगे। कोई भी इक्वेशन लगा दो, फर्स्ट इक्वेशन लगा दो या सेकंड इक्वेशन लगा दो, फर्स्ट इक्वेशन लगा लेते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी कितना हो जाएगा 0, u कितना है 40, a कितना है -10 इंटू टी, तो t कितना आ गया मेरे भाई यहाँ से 4 सेकेंड। मतलब कि इस बॉल को यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लग गया 4 सेकेंड। इसको बोलते हैं भाई टाइम ऑफ एसेंट। सुनिए जरा, क्या बोलते हैं इसको, टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट मतलब ऊपर जाने का, असेंडिंग ऊपर जाने का। दो चीजें होती है, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, और उन दोनों का टोटल कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि कितनी देर ऑब्जेक्ट हवा में रहा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दो चीजें कौन कौन सी, टाइम ऑफ एसेंट ऊपर चढ़ने का टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट नीचे जाने का टाइम, और टाइम ऑफ फ्लाइट जितनी देर बॉल हवा में रही। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? देखिए दो कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होंगी। और देखिए यही क्या है अपना टाइम ऑफ एसेंट, यही क्या है अपना टाइम ऑफ एसेंट। वो कितना आ गया मेरे भाई 4 सेकेंड। वो कितना आ गया 4 सेकेंड। कैसे निकाला? बहुत ही सिंपल, सेकेंड इक्वेशन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है एकदम? अच्छा अब देखो, ये जो हमने कैलकुलेशन करी है ये अपवर्ड जर्नी की करी है। किसकी करी है हमने? अपवर्ड जर्नी। अब मैं कैलकुलेशन करूंगा, देखो डाउनवर्ड जर्नी की। किसकी कैलकुलेशन करूंगा? डाउनवर्ड। किसकी कैलकुलेशन करूंगा मैं? डाउनवर्ड जर्नी की कैलकुलेशन मैं करूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कि जब बॉल नीचे की तरफ आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलने वाला है यहाँ से, जब बॉल नीचे की तरफ आएगी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये बॉल ऊपर गई, ऊपर जाकर के मोमेंटरी रेस्ट में आई और उसके बाद ये नीचे की तरफ मूव करने लगी, इस तरीके से सिचुएशन है। देखिए बिल्कुल ठीक है। ऊपर की कैलकुलेशन हमने कर ली कि अगर बॉल को इस रफ्तार से आप फेंकोगे तो वो मैक्सिमम हाइट इतना अटेन करेगी, वो निकाल सकते हैं सिंपल। इतना उसको टाइम लगेगा, और इसी टाइम को क्या बोला मैंने? टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर चढ़ने का टाइम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये तो हो गई मेरे भाई अपवर्ड जर्नी, अपवर्ड जर्नी। अब ये होगी यहाँ से डाउनवर्ड जर्नी। क्लियर है? अब डाउनवर्ड जर्नी की जब मैं कैलकुलेशन करूँगा तो सोचो ये वाली कैलकुलेशन होगी। अब मुझे क्या क्या मालूम है? साइन कन्वेंशन स्टैंडर्ड है। अब u कितना होगा? u कितना होगा? देखो डाउनवर्ड जर्नी में u कितना हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड जर्नी में इनिशियल मोमेंटरी रेस्ट में आया। तो देखो u कितना हो गया मेरे भाई 0। a कितना है मेरे भाई? a कितना है -g, विच इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? अब हम क्या क्या निकाल सकते हैं कि इसको, बॉल को मैक्सिमम हाइट से लेकर के ग्राउंड तक जाने में कितना टाइम लगा, मतलब टाइम ऑफ डिसेंट। जब ये ग्राउंड से टकरा रही होगी, जब ये ग्राउंड से टकरा रही होगी उस टाइम इसकी रफ्तार कितनी होगी, ये भी हम निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? और देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट निकलने वाले हैं, बहुत। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उन रिजल्ट को लेकर के। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, एक और चीज़ आपको मालूम है कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, और वो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा मेरे भाई? वो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा इस बार? देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन आप नेगेटिव ले रहे हो, तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? -80। वो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? -80। तो पहले तो मैं v निकालता हूँ। निकालो भैया। v² - u² बराबर 2as, v² - 0² बराबर 2। a कितना हो जाएगा मेरे भाई? -10। s कितना हो जाएगा मेरे भाई? -80। तो v कितना आ जाएगा? √1600। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो v कितना आ जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब कि ये जो टकरा रहा है वो कितनी रफ्तार से टकरा रहा है? 40 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स एक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया कि इनिशियली जहां से भी आपने बॉल को जितनी रफ्तार से ऊपर फेंका ऑब्जेक्ट को, जब वो उस पॉइंट को टकराएगा, अगर उस पॉइंट को टकराएगा
तो उसकी रफ्तार उतनी ही होगी जितनी रफ्तार से आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया। आई एम सेइंग रफ्तार, आई एम नॉट सेइंग इट हिट्स विद इक्वल वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे इक्वल हो जाएगी? डायरेक्शन देखिए बिल्कुल अपोजिट है। I am saying it hits with equal रफ्तार, that means it hits with equal speed। अगर इसको मैंने ग्राउंड से, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है, अगर मैंने इसको ग्राउंड से ऊपर 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका है तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर के जब ये वापस आ रही होगी तो जिस रफ्तार से मैंने इस ऑब्जेक्ट को फेंका था उसी रफ्तार से ये ग्राउंड को हिट करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं ज़रा टाइम का देखता हूँ। टाइम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से लिखें उसको यहाँ तक मैं टाइम कितना लगा दो। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है मेरे भाई? -80। ये कितना है? 0 प्लस हाफ। ए कितना है? -10 इंटू टी स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल। टी स्क्वायर कितना हो गया? 16। तो टी कितना हो गया? 4 सेकेंड। और यही क्या है? टाइम ऑफ डिसेंट। यही क्या है? टाइम ऑफ डिसेंट। अगेन बहुत ज़बरदस्त कि जितना टाइम बॉल को ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम बॉल को नीचे आने में लगा। मतलब टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट इज सेम। टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट इज व्हाट? सेम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? उन दोनों का समेशन, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ एसेंट और ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट। दो रिजल्ट बहुत जबरदस्त निकले कि टाइम ऑफ एसेंट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। और जितनी रफ्तार से मैं बॉल को ग्राउंड से फेंक रहा हूं ऊपर की तरफ, बॉल उतनी ही रफ्तार से ग्राउंड को हिट करेगी। आई एम सेइंग रफ्तार, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड। आई एम नॉट सेइंग सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी तो सेम हो ही नहीं सकती। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। क्लियर है? एकदम क्लियर है। इस पॉइंट को आप उतारिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए और भी अच्छी प्रॉब्लम, और भी अच्छी पॉइंट्स हम इसी प्रॉब्लम से डिस्कस करने वाले हैं। मैंने कहा ना एक ही प्रॉब्लम कि कितने सारे कंसेप्ट मैं आपको दे दूंगा। पहला कंसेप्ट क्या निकला? टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? दोनों का सम। कोई पूछे बताओ कि कितनी देर ऑब्जेक्ट हवा में रहा, कितनी देर ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस बॉल, तो क्या आंसर होगा? 8 सेकेंड। क्यों? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? सॉरी, टाइम ऑफ एसेंट कितना है? 4। टाइम ऑफ डिसेंट कितना है? 4। ऑब्वियसली 4 ही आना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? दोनों का सम 4 + 4 विच इज 8। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम हाइट की कैलकुलेशन वो हमने कर ली। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैं आपसे पूछूं कि जब मैंने बॉल को ऊपर थ्रो किया, समझिएगा जरा, एक एक पॉइंट को समझना। जब मैंने बॉल को ऊपर थ्रो किया उसके 2 सेकंड बाद आफ्टर थ्रो उसके 2 सेकंड बाद व्हाट इज द वेलोसिटी, वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन लूंगा। u कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। a कितना हो जाएगा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो v निकालना है, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। u कितना है? 40। a कितना है? -10 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। प्लस साइन क्या बता रहा है? प्लस साइन क्या बता रहा है कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? अपवर्ड, 20 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? देखिए सारी कैलकुलेशन मैं कर सकता हूँ। कितनी हाइट पे होगा ये भी मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे वो? या तो सेकंड इक्वेशन लगा लो या थर्ड इक्वेशन लगा लो। सेकंड इक्वेशन लगा लो या थर्ड इक्वेशन लगा लो, कोई भी लगा लो। क्या मेरी बात समझ में? सेकंड इक्वेशन लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है? 40 इंटू 2 प्लस हाफ। a कितना है? -10 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? ये 80, ये 2 कैंसिल, -20, तो कितना आ गया? 60 मीटर। कितना आ गया? ये 60 मीटर। मतलब कि इसने 2 सेकंड बाद ग्राउंड से कितनी दूरी पे होगा? 60 मीटर की दूरी पे होगा। तो ये दूरी कितनी रह जाएगी? मात्र 20 मीटर।
अब देखना जरा क्या क्या कैलकुलेशन मैं करूँगा यहाँ से। अच्छा एक बात बताओ, बॉल को आपने ऐसे फेंका, समझिएगा जरा, बॉल ऊपर जा रही है, मैक्सिमम हाइट पे जाकर के वो रुक जाएगी, और जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है उसकी स्पीड घट रही है। और बिल्कुल ठीक बात है यार, 2 सेकंड पे उसकी स्पीड कितनी पाई गई, 20 मीटर पर सेकंड। और उसने कितनी दूरी तय करी, 60। उसने कितनी दूरी तय करी, 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो टॉप से कितनी हो जाएगी, 80। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम। अब मान लो मैं कहूँ कि जब वो नीचे जा रहे हैं तो एग्जैक्टली जब वो बॉल यहाँ पर होगी उस टाइम पर उसकी रफ्तार, अब देखना जरा। अच्छा एक बात बताओ, बॉल ऊपर पहुँच गई डाउनवर्ड जर्नी में, अब जब यहाँ इस लाइन की कैलकुलेशन करनी है, दैट मीन्स मुझे डाउनवर्ड जर्नी की कैलकुलेशन करनी है। अब मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर, मतलब कि टॉप से 20 मीटर नीचे या फिर बॉटम से 60 मीटर ऊपर मुझे क्या निकालना है, इसकी वेलोसिटी। डायरेक्शन क्या होगी मुझे मालूम, वो मुझे मालूम। क्या मेरी बात समझ में आ रही, क्या बोला मैंने, टॉप से 20 मीटर नीचे, या बॉटम से 60 मीटर ऊपर उसकी रफ्तार, और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, ये भी हम निकाल लेंगे। अच्छा देखो, सुनना जरा बहुत ध्यान से, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में मैंने क्या बोला था, 2 सेकंड बाद की कैलकुलेशन करा था, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकंड लगे और ये सब कैलकुलेशन कर लिए। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में भी इसको अगले 2 सेकंड ही लगेंगे। बिल्कुल ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि टोटल टाइम तो 4 सेकंड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम। अच्छा एक बात बताओ, 2 चीज़ें निकालूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आने वाला है। डाउनवर्ड जर्नी की कैलकुलेशन करनी है, मतलब अब मुझे किसकी कैलकुलेशन करनी है, ये किसकी थी, अपवर्ड जर्नी की। अब मुझे कैलकुलेशन किसकी करनी है, डाउनवर्ड जर्नी। जब डाउनवर्ड जर्नी की बात कर रहा हूँ तो मेरे भाई u कितना हो गया, 0, और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कराना है, -20। माइनस क्यों लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या ले रहा हूँ, नेगेटिव। a कितना होगा मेरे भाई, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v निकालना है, बताओ कौन सी इक्वेशन लगाऊँ, थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा, v² - u² बराबर 2as, v² - 0² बराबर 2 इंटू a कितना है मेरे भाई, -10, s कितना हो जाएगा, -20। तो v कितना आ गया, √400। v कितना आ गया, √400, दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत ज़बरदस्त रिलेशन। दैट मीन्स यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी आई वो कितनी आई, 20 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन मुझे पहले से मालूम थी, क्योंकि ये स्केलर रिजल्ट देता है, ये डायरेक्शन नहीं देगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, यहाँ पर इसकी रफ्तार थी 20 मीटर पर सेकेंड ऊपर, यहाँ पर इसकी रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड नीचे। दैट मीन्स अब मुझे सब क्लियर हो गया, कि ये जो कंसेप्ट हमने निकाला था कि ग्राउंड से जितनी रफ्तार से मैं फेंकूंगा उतनी रफ्तार से हिट होगी, खाली ग्राउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ड्यूरिंग द होल जर्नी मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, कोई भी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूं, उन सभी पॉइंट पर इसकी रफ्तार क्या आने वाली है, सेम। बहुत इंपॉर्टेंट, उन सभी पॉइंट पर उसकी रफ्तार क्या आने वाली है, सेम। मेरे भाई बहुत ज़बरदस्त रिलेशन है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है कि सेम हॉरिजॉन्टल। मान लो मैंने इस बॉल को ऐसे उछाला, अब मान लो ड्यूरिंग द जर्नी मुझे यहाँ की वेलोसिटी मालूम है, ये 10 मीटर पर सेकंड ऊपर है, तो 100% एग्जैक्टली यहाँ पर ये 10 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ होगी, 100%। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम। टाइम की चर्चा कर लेते हैं। इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकंड लगे, मैं बता देता हूँ, और कॉमन सेंस भी ये कहती है 100% इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकंड ही लगेंगे। अरे कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैसे कैलकुलेशन होगी मेरे भाई। u कितना है, 0, s कितना है, -,
20 मीटर, ए कितना है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी निकालना है। कौन सी इक्वेशन लगा दूंगा, वी भी पता है, अब तो वी भी पता है, -20 मीटर पर सेकेंड, कोई भी लगा दो, फर्स्ट लगा दो या सेकेंड लगा दो, एक ही बात है, सेकेंड लगाते हैं। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस कितना है -20 बराबर 0 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, माइनस ने माइनस को मार डाला, एक जीरो ने एक जीरो को मार डाला, ये हो जाएगा 4, तो टी कितना आ गया 2 सेकेंड। और मुझे मालूम था, मेरी गट्स फीलिंग थी कि यार 2 सेकेंड ही आने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जितना टाइम मैं कह रहा हूँ कि आपने इसको डिवाइड कर लिया, टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं कह रहा हूँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, तो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी जर्नी को मैंने इस भाग में डिवाइड कर लिया, तो ये मेरा टाइम ऑफ एसेंट है, ये मेरा टाइम ऑफ डिसेंट है, और टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है। मैं कह रहा हूँ मान लो मैं यहाँ की बात करूँगा, तो जहाँ तक जितना टाइम इसको इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लगेगा, उतना ही टाइम इसको इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट यहाँ से हमें मिले। सारे रिजल्ट आप नोट करिए, बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं सारे रिजल्ट आप। चलिए, और प्रॉब्लम्स के साथ हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम पर हम आगे बढ़ते हैं। मान लो मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट है, लेट्स से इस बिल्डिंग की हाइट ले लो, आप कितनी लोगे, 25 मीटर, 25 मीटर की एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के टॉप से एक बॉल को मैं बिल्कुल जस्ट एज से एक बॉल को मैं 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंकता हूँ। तो पहले तो हम सिचुएशन देखेंगे। सिचुएशन देखिए कुछ इस तरीके से होगी, पहले मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिर मैं शॉर्टकट से बताऊंगा इसको। देखिए 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंकी, तो देखिए सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी, ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगी और वापस यहाँ पर नहीं, ये फिर ग्राउंड को हिट करेगी। तो देखिए वो क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन ये है, पहले डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि एक सिंगल शॉट में निकालूंगा। पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या है कि बताओ, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड एंड ऑल्सो कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। दो चीज़ें हैं, टाइम और वेलोसिटी। अब देखिए, स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन लीजिए। पहले तो मैं इसको डिटेल में एनालाइज कराता हूँ आपको, डिटेल में एक एक बारीकी से मैं पढ़ाऊँगा। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी। मैंने इसके मोशन को देखो ऐसे तोड़ लिया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, और मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये पता है 100% एग्जैक्टली सी पॉइंट पर इसकी रफ्तार 20 मीटर पर सेकेंड होगी, ये मुझे मालूम है, यह भी कराया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऑल्दो हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पहले मैं निकालता हूँ कि एच मैक्स कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अपवर्ड जर्नी की मैं बात कर लेता हूँ, अपवर्ड जर्नी की मैं बात कर लेता हूँ। तो u कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन, u कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और इसको हम ऑरिजिन ले लेंगे, इसको हम क्या ले लेंगे, ऑरिजिन। u कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, a कितना हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मैक्सिमम हाइट पे जाकर के एच मैक्स आपको निकालनी है। मैक्सिमम हाइट पे जाकर के v कितना हो जाता है 0, तो लगा दो थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, 0 माइनस 20 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू -10 इंटू एस। तो s कितना आ जाएगा मेरे भाई 20 इंटू 20 अपॉन में 2 इंटू 10, सो कितना आ जाएगा 20 मीटर। दैट मीन्स ये कितनी ऊपर तक जाएगी 20 मीटर। कितना टाइम लगा वो निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सी इक्वेशन लगा दो, फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, 0 बराबर 20 माइनस 10 इंटू टी, तो t कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। t कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। दैट मीन्स a से b तक जाने में उसको टाइम कितना लग गया 2 सेकेंड। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ऑल्दो मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करूँगा, लास्ट प्रॉब्लम में ही मैंने करी है। B से C तक का टाइम भी कितना होगा, B से C तक का टाइम भी कितना होगा, मतलब टाइम ऑफ डिसेंट, B से C तक का टाइम भी कितना होगा 2 सेकेंड, और एग्जैक्टली एट C वेलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? अच्छा भाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लिया, B से C तक का टाइम निकाल लिया, अब C से D तक का टाइम निकाल लेता हूँ, मेरा टोटल टाइम आ जाएगा।
सी से डी तक का टाइम आप निकाल लो। अच्छा भाई निकाल लेते हैं। यू कितना है, सी से डी तक की जर्नी के लिए यू कितना है मेरे भाई, -20 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होती है, स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन। ए कितना है मेरे भाई, ए कितना है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे भाई, -25 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, -25 मीटर। आपको क्या निकालना है, टी और वी भी मुझे निकालना है। टी निकालना है, कौन सी इक्वेशन लगा दूं भाई, टी निकालना है, कौन सी इक्वेशन लगा दूं, तो आप निकाल दो। टी निकालने के लिए आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे, सेकेंड, और वी निकालने के लिए थर्ड। तो पहले मैं वी निकाल लेता हूं, उससे फर्स्ट से इजीली आ जाएगा। v कैसे निकलेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, दैट मीन्स वी स्क्वायर माइनस यू कितना है, -20 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए कितना है, -10 इंटू एस कितना है, -25। इसको सॉल्व करोगे वी स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 400 बराबर, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 500, दैट मीन्स वी स्क्वायर बराबर 900, दैट मीन्स वी बराबर 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी यहाँ पर रफ्तार कितनी है, यहाँ पर रफ्तार कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये स्केलर है, डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती है, लेकिन मुझे मालूम है इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। अब मुझे टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए कौन सी लगा दूंगा, फर्स्ट v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी की जगह क्या पुट करूंगा, साइन कन्वेंशन का ध्यान दीजिए, वी की जगह क्या पुट करूंगा -30, v की जगह क्या पुट करूंगा -30 बराबर u की जगह क्या पुट करूंगा -20, u की जगह क्या पुट करूंगा -20 प्लस a की जगह क्या पुट करूंगा -10, a की जगह क्या पुट करूंगा -10 इंटू 2। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, -10 बराबर -10 इंटू टी। तो t कितना आ गया मेरे भाई 1 सेकेंड, t कितना आ गया 1 सेकेंड। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे टोटल टाइम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 2 सेकेंड 2 सेकेंड 1 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना आ गया मेरे भाई 5 सेकेंड। देखिए डिटेल में एनालिसिस करी है मैंने, इसका शॉर्ट भी मैं आपको बताऊंगा। डिटेल एनालिसिस इज दिस, हर एक चीज़ मैंने यहाँ से निकाल दी, यहाँ पर मैंने v भी निकाल दी, किस वेलोसिटी से हिट करेगा, टोटल टाइम भी मैंने यहाँ पे निकाल दिया। आप इसको नोट करिए, स्क्रीन को पॉज करके इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद मैं शॉर्ट में बताता हूँ, स्क्रीन पॉज करके इसको आप नोट कीजिएगा। अच्छा भाई मुझे चीज़ें समझ में आ गई। ये तो था डिटेल में एनालिसिस, मैंने डिटेल एनालिसिस तो कर लिया। अब जब मैंने डिटेल में एनालिसिस कर लिया तो लेकिन मुझे मालूम है कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मुझे मालूम है यार। s डिस्प्लेसमेंट होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, a एक्सेलरेशन होता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरे भाई -25। मुझे इससे तो पाथ से तो मतलब ही नहीं है टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट सिंपली क्या हो गया -25 मीटर। u कितना हो गया, सिंपली u कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। a कितना हो गया मेरे भाई -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको जरा हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। -25 बराबर u कितना है 20 इंटू टी प्लस हाफ -10 इंटू टी स्क्वायर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर -20t -25 बराबर 0 और t स्क्वायर -4t -5 बराबर 0। इसको आप सॉल्व करोगे सो t स्क्वायर -5t -t प्लस t -5 बराबर 0। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो t -5 कॉमन, ये क्या आ जाएगा +1, t -5 कॉमन बराबर 0। सो t -5 t + 1 बराबर 0। तो क्या आ गया t = 5 और t = -1। क्योंकि टाइम नेगेटिव में हो नहीं सकता, इसको मैं नेगलेक्ट करूँगा। तो देखिए आंसर आ गया 5 सेकेंड। मैं कह रहा हूँ कि आपने डिटेल में एनालिसिस कर ली, लेकिन अगर आपको इक्वेशन पता है कि भाई ये वेक्टर इक्वेशन होती है, इसको प्रॉपर साइन के साथ हमें यूज़ करना है, तो आप चीज़ों को सिंपली सॉल्व कर सकते हो। चलिए आप इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए एक और अच्छी प्रॉब्लम के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
और कंसेप्चुअल क्लैरिटी हम करेंगे। मान लीजिए एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है h, उसके टॉप से एक बॉल को ड्रॉप किया गया और वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है बस आपसे कि भाई आखिरी के 1 सेकेंड में उस बॉल ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया 9h/25, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। वो h की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए इसको करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन जो मैंने सोचा वो ये सोचा कि मैं इसको इस तरीके से ब्रेक करूंगा। देखिए A B C, मैं इसको ब्रेक करूंगा A से C और A से B। हर बार मैं A को क्यों चूज कर रहा हूं, देखिए उसका भी रीजन है, क्योंकि एट A U कितना हो जाएगा 0। एट A U कितना हो जाएगा 0। मैंने क्या सोचा कि भाई मान लो बॉल को A से C तक जाने में, बॉल को A से C तक जाने में T टाइम लग गया। ठीक है भाई, बॉल को A से C तक जाने में T टाइम लग गया और B से C तक जाने में 1 सेकेंड लगे, तो कॉमन सेंस है A से B तक जाने में कितना टाइम लगेगा T-1, और ये डिस्टेंस भी मुझे निकल जाएगा क्योंकि ये h है, ये 9/25 h है, तो ये कितना होगा h - 9h/25, दैट मीन्स 25h - 9h अपॉन में 25, तो ये कितना आने वाला है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है 16h/25, दैट मीन्स ये A से B कितना आ जाएगा 16h/25। अब देखिए कुछ नहीं है, दो सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी। अब इस केस में मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या ले लूँगा, पॉजिटिव। क्यों ले लूँगा, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें डाउनवर्ड में चल रही है। अब देखिए मैंने कैसे ब्रेक किया इसको, भाई A से B, और दूसरी बार मैं कैसे ब्रेक करूँगा A से B, और दूसरी इक्वेशन के लिए मैं कैसे ब्रेक करूँगा इसको A से C। पहले मैं A से C के लिए कैलकुलेशन करता हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, ध्यान रखना, U कितना हो जाएगा 0, A कितना हो जाएगा +G बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है। S कितना हो जाएगा +H, टाइम कितना है T, तो लगा दो S = UT + ½ AT², तो क्या बन गया H = ½ GT², फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अब A से B के लिए कैलकुलेशन कर लो, U कितना होगा 0, A कितना हो जाएगा +G, S कितना हो जाएगा 16h/25, लगा दो S = UT + ½ AT², और T कितना हो जाएगा T-1, तो कितना आ गया मेरे भाई 16h/25 बराबर ½ GT-1 का स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब बहुत ही सिंपल है यार, दोनों इक्वेशन को उठा करके डिवाइड कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट। दोनों इक्वेशन को उठा करके डिवाइड कर दो, लेट्स से 2 डिवाइडेड बाय 1, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। देखो h से h कट जाएगा, g से g कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा मेरे भाई 16/25 बराबर T-1 अपॉन में T का होल स्क्वायर। दोनों साइड रूट ले लेते हैं, तो 4/5 बराबर T-1/T। इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, 4T बराबर 5T-5, सो T बराबर कितना आ गया 5 सेकेंड। T कितना आ गया 5 सेकेंड। H निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो H कितना आ जाएगा ½ 10 × 5 × 5, और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम, पॉइंट्स एकदम आपको क्लियर होने चाहिए, पॉइंट एकदम आपको क्लियर होने चाहिए। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इस तरीके की अनंत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की कोई कमी नहीं है। SC वर्मा, NCERT और भी लोग और भी अच्छी किताबें हैं, अनंत प्रॉब्लम है। कंसेप्ट यही लगना है, कंसेप्ट यही है, अब बाकी आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। सो इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। बहुत अच्छी प्रॉब्लम हमने देखी हैं, और इसी तरीके की प्रॉब्लम आती हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, बस आपको दिमाग लगाना है अपना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जहाँ से भी आपको प्रैक्टिस करनी है वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए। जो भी डाउट्स आए आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं फॉर श्योर आपकी हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर नाउ।